हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं बच्चों। जिंदगी एक रोबोट की तरह हो चुकी है, बहुत जल्दी सब कुछ करना होता है, बहुत फास्ट में सब कुछ करना होता है। ठीक है, आप प्यारे बच्चों समझ नहीं आता चीजें, ठीक है ना। खैर कोई नहीं, देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं, थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं बच्चों, बहुत बहुत दुख की बात है। आगे से हम चीजें कोशिश करेंगे टाइम से हो, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ बच्चों। 10th क्लास के साइंस एनसीईआरटी हम लोग केमिस्ट्री के धातु धातु चैप्टर को देख रहे थे, जहां पर धातु कर्म और प्रमुख धातु के बारे में आज हम देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों इस क्लास के बाद मैथ की मैराथन क्लास है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक बार बहुत अच्छे से फ्रेश होकर के मैं लाइव आया हूं, ताकि इस क्लास को जल्दी से खत्म करके फिर हम लोग मैराथन क्लास। बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी से लेकर के लगभग 11 बजे रात तक मैं लाइव रहूंगा। इसलिए प्यारे बच्चों चीजें सब कुछ सोच करके और बहुत अच्छे से तैयार होकर के आना पड़ता है। आप समझ सकते हैं जिंदगी बच्चों रॉबर्ट नहीं है, बहुत फास्ट में मुंह धोने में, बहुत फास्ट में नहाने में, बहुत फास्ट में सब कुछ करने में कभी कभी ऐसा लगता है, एक अजीब जैसा फील होता है। तो बच्चों हमें क्षमा करें, अब हम देर हुए हैं तो, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इस क्लास को जितना ज्यादा अधिक हो सकता है अपने सभी मित्र में शेयर करें। आपके कोई भी ऐसे दोस्त ना हो जिनके पास ये क्लास नहीं जाए, सबके पास शेयर करें बच्चों। और एक बार क्लास को सब लोग लाइक कर दें, ठीक है। थोड़ी सी तबियत खराब होने की वजह से मेरा साउंड चेंज हुआ है, पर ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या स्टार्ट करें? यस, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को देखने वाले हैं। सब लोग कैसे हैं आप लोग पहले बताइए। मणिकांत जी, राखी हैं, नंदनी हैं, अंजलि शर्मा है, रोहित कुमार है, दीपू हैं। मेरे बच्चे आप लोग नाराज हैं हमसे ना, मैं जानता हूं, पर कोई नहीं। अगर मैं 10 मिनट लेट हुआ हूं तो आधा घंटा ज्यादा पढ़ा के जाऊंगा। क्या बोला मैंने? 10 मिनट अगर लेट हुआ हूं तो आज मैथ की क्लास में आधा घंटा ज्यादा पढ़ा के जाऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और अपने अपने दोस्तों को खूब जल्दी से प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद कल है हमारा सैटरडे और परसों है संडे। 2 दिन आपको बहुत सारा नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। 2 दिन आपको क्या मिलेगा? 2 दिन आपको मिलेगा नोट्स बच्चों, क्योंकि हमने 2 दिन निकाला है, संडे और है ना सैटरडे और संडे, ये 2 दिन आपको खूब सारा नोट्स मिलेगा। चाहे वो केमिस्ट्री के छूटे हुए नोट्स हो, चाहे वो बायोलॉजी के नोट्स हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण के नोट्स हो, कोई भी नोट्स हो बच्चों, 2 दिन आपको ढेर सारा नोट्स मिलने वाला है। तो आप सभी लोग एक बार हैप्पी हो जाइए। और प्यारे बच्चों तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो मेरे बच्चे क्या आप सभी लोग खुश हैं? क्या आप सभी लोग खुश हैं जिंदगी में? कोई भी काम कीजिए बच्चों तो क्या रह करके, खुश रह करके, ठीक है। क्योंकि एक हैप्पी मनुष्य जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहिए, दुखी मत रहिए। आइए आज का मोटिवेशन देखते हैं मेरे बच्चे। आज का मोटिवेशन है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो मेरे बच्चे सब कुछ पाना आसान है। हम लोग एकदम डायरेक्टली बात करते हैं। क्या हम लोगों ने बच्चों ड्रीम 450 प्लस जो हमारा सपना है, हर बच्चे का सपना है कि मुझे 450 अंक लेकर आना है। क्या बच्चों ये क्या नामुमकिन है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता? बच्चों ये मुमकिन है। अगर हजारों बच्चों ने ऐसा किया है तो मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारी शेरनियों, आप सभी लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे आप सभी लोग भी ऐसा बिल्कुल 100% कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं कह दूं बच्चों कि बहुत आसान है, अगर मैं कह दूं कि बहुत आसान है तो प्यारे बच्चों ये आसान नहीं है। दशरथ माझी के लिए उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना वो भी तो आसान ना था। तो प्यारे बच्चों हम क्यों वो रास्ता चुने जो आसान हो? हम वो रास्ता चुने जो संघर्ष से भरा हो। हम वो रास्ता चुने जिस पर चल करके हमें जीवन में सफलता मिले। बच्चों याद रखना कि माँ बाप की जो पहचान है वो बहुत कम दिनों तक होते हैं। थोड़ा देर मोटिवेट करता हूं ताकि आप मोटिवेट हो जाओ। माँ बाप के द्वारा दिए गए पहचान बहुत कम दिनों तक होते हैं। जिस दिन अपनी पहचान बनेगी उस दिन आप मेरे पास मिलने आना, ठीक है ना। आज बच्चों लोग आपको कहते हैं वो उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। जिस दिन ये कहने लगे अरे अनुज का पापा देखो, अरे स्वाति की माँ देखो, गौरव का भाई देखो, जिस दिन तुमसे जमाना, तुम्हें देख करके जमाना पहचानने लगे, उस दिन समझना तुम सफल हो रहे हो। और उस दिन गुरु जी के पास मिलने आना, गले से लगाऊंगा। क्या बोला मैंने? गले से लगाऊंगा। तो प्यारे बच्चों क्या सफल होकर के गुरु जी से मिलने आओगे? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, यस सर, यस सर, सफल होकर के हम आपसे मिलने आएंगे। और इसी बात पर मेरे बच्चे सभी लोग एक बार फिर से
जो भी शेयर नहीं किए हैं, 1700 बच्चे हैं, अगर एक एक बच्चों को भी जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना 1700 बच्चे हैं, एक एक बच्चों को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या जो है वो 3400 तक हो सकती है। इसलिए प्यारे बच्चों शेयर जरूर करना सभी दोस्तों में। कितना समय लगता है? 10 सेकंड। 10 सेकंड में कोई अच्छा आपका दोस्त, आपका भाई जो नहीं पढ़ रहा है वो भी आकर के क्लास में ज्वाइन हो जाएगा और वो भी अच्छे अंक लेकर के प्यारे बच्चों उत्तीर्ण होगा। तो वो कहेगा हाँ तूने मुझे देशांक का इसके बारे में बताया था, आपका धन्यवाद कहेगा। बच्चों क्लास शुरू होने से पहले हम लोग, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं स्टार्टिंग में पिछले कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आज भी हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आज बहुत सारी चीजें धातु की अवस्था के बारे में सीखेंगे कि धातु किस किस अवस्था में पाई जाते हैं। उसके बाद बच्चों धातु कर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में कि धातु कर्म क्या होता है। प्यारे बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि गेंग क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो? आर यू रेडी बच्चों? जल्दी बताओ। मैं भी तैयार हूं। चलिए अगले 1 घंटे तक यानी 60 मिनट तक अब सिर्फ पढ़ाई होगी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अगले 60 मिनट तक मेरे बच्चे सिर्फ क्या होगी बताओ? सिर्फ पढ़ाई होगी और बाकी कुछ नहीं। तो आर यू रेडी मेरे बच्चे? यस और नो? यस गुरुजी, यस 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 मैं रेडी हूं। सर खांसी हो गया। हाँ बच्चों बहुत खांसी हो गई है, मैंने 2 सिरप बदला है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। खैर कोई नहीं, खांसी वगैरह तो होता ही रहता है, चीजें बदलती रहती हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। कहा गया है कि कौन सी ऐसी धातु है जो जल में तैरने लगती है? जो जल में उसे हम छोड़ दें तो वो तैरने लगती है। आपके अनुसार से इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? कौन सी ऐसी धातु है जो जल में तैरने लगती है? क्या वो पोटेशियम है, क्या वो मैग्नीशियम है, क्या वो कैल्शियम है, क्या वो निकेल है? बच्चों पोटेशियम की तो बात ही नहीं कर सकते, हम इसे किरोसिन तेल में रखते हैं। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो सही उत्तर है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ सही उत्तर आपका। अगर एग्जाम में आ जाए तो कहना कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि किसको किरोसिन तेल में रखते हैं तो सोडियम को, है ना, और लिथियम को, और प्यारे बच्चों पोटेशियम को, इसको हम लोग क्या करते हैं? किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? इसमें कौन सी ऐसी धातु है जिसको जल में छोड़ दिया जाए तो वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी? जल्दी बताओ कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? पिछले क्लास से ये संबंधित है बच्चों। सोना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेड, सीसा, सिल्वर या पोटेशियम, कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है आपके अकॉर्डिंग? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो आप बोलोगे गुरुजी पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये जल से साथ अभिक्रिया कर सकती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ये आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर हम कॉपर को वायु में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो कौन सा यौगिक बनता है? बच्चों देखेंगे कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा, या कॉपर ऑक्साइड बनेगा, या कॉपर हाइड्राइड बनेगा, या कुछ नहीं बनेगा। तो कॉपर को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, कॉपर को वायु की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, कॉपर को अगर वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? कॉपर ऑक्साइड, है ना, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, 2CuO, इसको संतुलित करने के लिए तो कॉपर ऑक्साइड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आते हैं, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर अगर हम भाप देते हैं, भाप की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस क्यों होगा बच्चों? नाइट्रोजन गैस या अमोनिया गैस? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लोहे पर जब भाप की अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है। एल्युमिनियम कहते हैं बच्चों कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है, ये आपसे पूछा गया है। एक सेकंड बच्चों आप लोग आंसर बताएंगे। पूछा गया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? 66 नंबर क्वेश्चन में बच्चों चलिए कहते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड में मैंने बताया था Al2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड बच्चों, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है इसमें अम्लीय, क्षारीय या दोनों? तो कहते हैं बच्चों कि अम्लीय। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था उभयधर्मी ऑक्साइड का, बताओ यस और नो? यस सर, आपने कल उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ाया था बच्चों। एल्युमिनियम और है ना एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों प्यारे बच्चों इसमें क्या होते हैं? अम्लीय, इसमें अम्लीय एवं क्षारीय दोनों के गुण होते हैं, इसलिए हम इन्हें उभयधर्मी क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड या प्यारे बच्चों द्विधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, ए और बी दोनों
दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? कल हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों, जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग देखते हैं ना कि क्या लिखा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। बच्चों सबसे पहली बात है कि ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। यानी संयोजकता का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका अष्टक पूरा हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए। तो बच्चों हम देखते हैं ऑक्सीजन में इसकी परमाणु संख्या 8 होती है, तो 2 और 6। अब ये बताओ कि 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, है ना, अगर ये 4 से अधिक हो तो प्यारे बच्चों संयोजकता निकालने में अगर ये 4 से अधिक होता है तो नियम काम करता है, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो मेरे बच्चों अगर 2 आपने चुना है तो समझो आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हो, आप धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसमें प्यारे बच्चों कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है ये आपको बताना है। आपके सामने बच्चों ये हमारे पास, ये आपके सामने जो है क्रियाशीलता का समूह है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं। आप बताइए निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? जब आप क्रियाशीलता का श्रेणी देखेंगे, जब आप क्रियाशीलता का श्रेणी देखेंगे तो बच्चों कॉपर है, मरकरी है, Hg है, Au है, इन सभी में सबसे ऊपर बच्चों कॉपर है, सबसे अधिक कॉपर है। आप देख लीजिए इनमें अगर देखेंगे तो सबसे अधिक प्यारे बच्चों ऊपर में कौन है ना, कॉपर है। उसके नीचे हमारा Ag है, Au है, ये सब उसके नीचे है। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे अधिक जो है वो कॉपर अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? कोई धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान के चलिए एक धातु है बच्चों सोडियम, एक धातु है सोडियम। सोडियम कितना त्याग कर सकता है गुरुजी? सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो 11 है, तो ये होता है 2, 8। ये एक ही त्याग कर सकता है, एक है ना, एक ही त्याग कर सकता है। अर्थात बच्चों यानी अर्थात अपने बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का ही ये त्याग कर सकता है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या हम इसको संयोजकता कहेंगे? आयनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चे जल्दी से बताइए 8वां नंबर क्वेश्चन, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे इसका सही उत्तर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धातु की संयोजकता कहते हैं, धातु की संयोजकता कहते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संयोजकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण कल ही आपने पढ़ा है, कल आपने पढ़ा है बच्चों कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से मैंने बताया था 2 तरह के यौगिक बनते हैं, 2 तरह के बंधन बनते हैं। पहला था बच्चों क्या बताओ? पहला बंधन था आयनिक बंधन, और दूसरा था प्यारे बच्चों सह संयोजक बंधन। यहां हमने देखा था यहां पर क्या हो रहा था? स्थानांतरण हो रहा था, जबकि यहां पर प्यारे बच्चों साझा किया जा रहा था, साझा। तो पूछा गया है कि स्थानांतरण से बने होते हैं आयनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, आयनिक। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? बताइए, है ना। आयनिक यौगिक में क्या होता है? एक धातु, है ना, आयनिक यौगिक में क्या होता है? आयनिक में प्यारे बच्चों धातु होता है और एक क्या होता है? अधातु होता है। आयनिक में एक धातु एक अधातु होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है ये धातु और अधातु के बीच में होने वाला चीज है। जल्दी से बताओ स्पीड में कि इसमें सही उत्तर क्या है, कि निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक होगा? तो बच्चों यहां देखेंगे धातु किसमें है? यहां देखो पोटेशियम है, पोटेशियम धातु है, और क्लोरीन अधातु है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा सही उत्तर है। और आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए कि 10 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया बच्चों? 10 प्रश्नों में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जल्दी से छाप दीजिए, बहुत स्पीड में छाप दीजिए मेरे बच्चे कि आपने 10 में से कितना सही किया। और यही आपका बताएगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। 10 में से आपने कितना सही किया। और एक बार आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक बार मेरे भाई सभी के पास दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नाम लेकर के सब लोग शेयर कर देना, और जितने बच्चे देख रहे हैं सब लोग क्लास को लाइक कर देना। यहां से कॉन्सेप्ट चालू है। यस गुरुजी, 10/10 है, 10/10 है, 10/10 है। मैं आपको एक बार फिर से पहचानने का मौका दे रहा हूं। आइए बच्चों, आपको बताना है कि कौन सा बंधन। आपको पता है कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ाया था आपको। जल्दी कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे कि सर रासायनिक बंधन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ चले गए हम, है ना, एक सेकंड बच्चों ना। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं?
तो मेरे बच्चे रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं ना, दो प्रकार के। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ये बताना है उसमें कौन सा बंधन है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है H2O, बताओ इसमें कौन सा बंधन है। दूसरा है CuSO4, CuSO4। तीसरा है मेरे बच्चे MgCl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और चौथा हमारे पास आता है CH4, CH4। और पांचवा है मेरे बच्चे C2 और H2। बताओ इसके बीच में कौन सा बंधन है, कौन सा बंधन इसके बीच में है। तो गुरुजी कल आपने पढ़ाया था, हाँ बच्चों कल मैंने पढ़ाया था गुरुजी, कल आपने पढ़ाया था, ठीक है। कल आपने बताया था कि सर इसमें दोनों अधातु है, हाइड्रोजन और ये दोनों अधातु है गुरुजी, ये हमारा सह संयोजक बंधन होगा। यहाँ पर ये Cu कॉपर एक धातु है गुरुजी, इसके बीच में हमारा आयनिक बंधन होगा, आयनिक बंधन, आयनिक होगा। यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है गुरुजी, यहाँ पर आयनिक बंधन होगा। अगर CH4 की बात करते हैं, कैल्शियम भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है गुरुजी, यहाँ पर हमारा सह संयोजक बंधन होगा, सह संयोजक बंधन होगा। अगला Cu, ये दोनों अधातु है मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या होगा, सह संयोजक बंधन होगा, सह संयोजक। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने पूरी कोशिश की, जितना भी ज्ञान था आप लोगों ने पूरा झोंक दिया। उसके बाद रिजल्ट में आपका क्या उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों जरूर बताना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें थी, इसमें आप लोगों ने अपने ज्ञान के अनुसार से आंसर दिया। बहुत सारे बच्चों का सही हुआ होगा और बहुत सारे का खराब। चलिए आगे बढ़ जाएं, बताओ यस और नो, क्या प्यारे बच्चों हम इसके बाद आगे बढ़ जाएं। यस सर, यस सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक चीज बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और डीप में मुझे पढ़ाना है। जैसे ही हम अगले चैप्टर में जाएंगे हम आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक बार बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझाएंगे। समझ गए आप लोग, तो यस कर दीजिए। बोले सर आपने जो हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाया है वो हमारे लाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सर हम आगे चल करके IIT नीट की तैयारी करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने अच्छे से नहीं समझाया है। तो मेरे बच्चों मैं अपने को क्या बोला हूं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में, तो नेक्स्ट चैप्टर में जाकर के आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझाएंगे। क्यों 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 क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें IIT नीट में जब हम जाएंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th 12th में, तो हमें अच्छे लेवल की केमिस्ट्री चाहिए गुरुजी। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप समझ गए चीजों को, तो हम आगे बढ़ जाएं। हाँ सर चलिए समझ गए सर कि ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना फिर से हम लोगों को पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि धातुएं जो है इस संसार में जितनी भी धातुएं हैं, कितनी धातुएं बताओ सर, याद है कितना है सर? किसी बुक में 92 लिखा है, कहीं 94 लिखा है। अच्छा 94 धातुएं हैं। तो धातुएं हैं जो बच्चों उसकी अवस्था बताना है। क्या आपको पता है कि जितनी भी धातु हैं वो कितनी अवस्थाओं में पाई जाती हैं? कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूं सबसे पहला उत्तर किसका आता है, ठीक है ना मेरे बच्चे। सबसे पहला उत्तर आप बताइए। तो धातुएं जो हैं वो कितनी अवस्था में पाई जाती हैं? तो धातुएं दो अवस्था में पाई जाती हैं। एक धातु में बच्चों, एक वो हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और एक धातु है बच्चों जो कि संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। पहले बच्चों मुक्त अवस्था में वही धातुएं पाई जाएंगी जिस पर वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई भी गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जिस पर किसी गैस का प्रभाव ना पड़े, वही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि जो धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो गुरुजी मेरे वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, प्रभाव नहीं पड़ता। लिख देते हैं पड़ता बच्चों, ठीक है ना। और संयुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? संयुक्त अवस्था में वही धातुएं पाई जाएंगी जिस पर वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा। वायुमंडल का क्या पड़ेगा बच्चों, जल्दी बताओ? वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा। बच्चों आपने जाना होगा, बताइए अधिक जो धातुएं हैं वो मुक्त अवस्था में है या संयुक्त अवस्था में? तो आपका रिजल्ट आना चाहिए कि बच्चों अधिक धातुएं जो हैं वो संयुक्त अवस्था में हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी धातु हैं जिस पर ना तो ऑक्सीजन का, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ना तो हाइड्रोजन गैस का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता? बताओ कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? बच्चों मैंने टी शर्ट पहना है, लगता है उसमें बहुत सारे चींटी आ गए हैं, मैं झाड़ा भी नहीं बहुत स्पीड में, ठीक है। तो मुक्त अवस्था में बच्चों दो तीन धातुओं का नाम याद रखना। एक है बच्चों सोना, क्या बोला मैंने? एक बोला हमने सोना, क्या बोला हमने? सोना। एक बोला मैंने चांदी, है ना, सोना बच्चों, सोना, ठीक है ना, सोना। उसके बाद मैंने क्या बोला? चांदी।
चांदी बच्चों, उसके बाद हमने बोला प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम, ठीक है ना, पीटी, प्लेटिनम। तो प्यारे बच्चों ये जो तीन है ना, ये जो तीन है, ये तीन ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात जिस पर ना तो ऑक्सीजन का, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना तो हाइड्रोजन, किसी भी गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही ये खराब होती हैं। ये बच्चों खराब नहीं होती है, बल्कि है ना उसके बाद जितनी भी धातु हैं लगभग ये खराब हो जाती हैं जल्दी जल्दी। ऐसे बच्चों कहा जाए तो कॉपर भी जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी कॉपर को इस तरफ रखा गया है। बच्चों यहाँ देखिए आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाता है, इसलिए हम इसे संयुक्त अवस्था का धातु मानते हैं। बच्चों अगर हम बात करते हैं कॉपर, ये भी खराब हो जाता है, तो हम इसे संयुक्त अवस्था की धातु कहते हैं। अगर हम बात करते हैं सोडियम, या बात करते हैं प्यारे बच्चों पोटेशियम, या बात करते हैं ना, या फिर बात करते हैं एल्युमिनियम, या बात करते हैं मैग्नीशियम, तो ये सभी धातुएं क्या हैं, संयुक्त अवस्था में हैं। यहां से बच्चों दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि जिस है ना जिन धातुओं पर वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? सही आंसर कहना, उसे मुक्त अवस्था का धातु कहते हैं। दूसरा पूछा जाएगा कि जिस पर वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त अवस्था का धातु कहते हैं। फिर पूछा जाएगा बच्चों कि सोना, चांदी, है ना, सोना, चांदी और प्लेटिनम कैसी धातुएं हैं? तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली। या फिर एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन में बस तीन खोजना। ऑप्शन में कितना खोजोगे? जल्दी बोलो फटाफट कमेंट बॉक्स में। गुरुजी ऑप्शन में तीन खोजेंगे, या तो सोना, या तो चांदी, या तो प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, बस इसी तीन को हम खोजेंगे। बच्चों अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़ जाएं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़ जाएं। हाँ सर बढ़ जाइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे चल करके एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों मिनरल्स। क्या नाम है? मिनरल्स को हम लोग जानेंगे बच्चों। मिनरल्स के बारे में यानी खनिज के बारे में। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहले कभी खनिज के बारे में सुन चुके हैं? ये क्या हो गया? कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहले खनिज के बारे में है ना सुन चुके हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए गुरुजी कि हम खनिज के बारे में सुन चुके हैं। बच्चों खनिज किसे कहते हैं? कोई बता सकता है ना? मिनरल्स, मिनरल्स बच्चों, है ना। देख लेते हैं स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक ना हो। मिनरल्स बच्चों MINERALS, मिनरल्स बच्चों। खनिज के बारे में बता सकते हैं आप? खनिज किसे कहते हैं? कोई बताओ मेरे बच्चों, खनिज किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ध्यान दीजिएगा, अब मैं लेता हूं दो तरह के पदार्थ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं दो तरह का पदार्थ लेता हूं। एक पदार्थ यहां है मेरे पास, ये है बच्चों पदार्थ ए पदार्थ है। पदार्थ का नाम बोलो, पदार्थ का नाम बताइए। सर पदार्थ का नाम है ए। और एक दूसरा मैं लेता हूं बच्चों यहां पर, ये भी पदार्थ है ना। इस पदार्थ का नाम बताओ। इस पदार्थ का नाम है बी बच्चों। क्या है? बी। अब एक पदार्थ है ना, पदार्थ ए है और यहां है पदार्थ बी। प्यारे बच्चों अगर इस पदार्थ में, अगर हम इस पदार्थ में है ना, इस पदार्थ में अगर धातु के कोई भी कण नहीं है ना, कहते हैं कि इस पदार्थ में धातु नहीं है, यानी इस पदार्थ को कितना भी गला लीजिए, इस पदार्थ को कितना भी कुछ भी कर लीजिए, गला लीजिए, पिघला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इससे आपको धातु नहीं मिलने वाला है। और एक ऐसा पदार्थ है जिसको प्यारे बच्चों अगर हम गला लें, पिघला लें, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? बताओ। इससे हमें धातु मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों बी नंबर पदार्थ को हम क्या कहेंगे? बी नंबर पदार्थ को हम क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें धातु के कण पाए जाते हों, है ना। कहते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें धातु के कण हो, जिसमें धातु के क्या हो बच्चों? कण हो, हम उसे क्या कहेंगे? तो इस पदार्थ का एक नया नाम बताओ क्या होगा? तो इस पदार्थ का बच्चों नया नाम होगा, है ना, इस पदार्थ का नया नाम होगा खनिज बच्चों। क्या होगा? खनिज। ठीक है ना, खनिज। ठीक है, खनिज होगा। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें धातु के कण हो या फिर धातु युक्त पदार्थ को ही हम खनिज कहते हैं। धातु युक्त पदार्थ को ही खनिज कहते हैं। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा खनिज किसे कहते हैं? लिखिए मेरे सामने कॉपी में, लिखिए बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा खनिज की परिभाषा दें, खनिज की परिभाषा दें। तो लिखकर बताइए क्या लिखेंगे? खनिज की परिभाषा दें। ठीक है ना। तो बच्चों उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर क्या लिखोगे? है ना, पृथ्वी की परत पर क्या लिखेंगे? पृथ्वी की सतह पर या परत पर, पृथ्वी की सतह पर, सतह पर या परत पर, है ना। पृथ्वी की परत पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले
जाने वाले वाले धातु युक्त पदार्थ, मतलब इसमें धातु हो, धातु युक्त पदार्थ, धातु युक्त पदार्थ, धातु युक्त पदार्थ, पदार्थ को, धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। धातु युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे अगर आपके मन में सवाल आता है गुरुजी जैसे क्या लिखेंगे, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड जैसे कि समुद्र में पाया जाता है, तो इससे क्या निकलेगा? इससे हमारा सोडियम निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड से सोडियम निकल जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इससे क्या निकलेगा? तो इससे प्यारे बच्चों हमारा क्या निकल जाएगा? इससे हमारा Ca कैल्शियम निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको याद हो गया? हाथ उठाओ, ठीक है। बच्चों परिभाषा ऐसा ना हो कि जो सिर्फ बड़ा हो, 4 लाइन का परिभाषा हो, 5 लाइन का, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर कभी बच्चों आप रट्टाफिकेशन की डिग्री लेकर कहां जाओगे? प्यारे बच्चों आजकल जो जमाना हो गया है वो एकदम सटीक कहने का, एकदम सही बात कहने का जमाना हो गया है, इसलिए बात को घुमाइए मत, सीधा बोलिए किसे कहते हैं, सीधा, ठीक है ना। आपने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें बोला है मशीन किसे कहते हैं, सीधा बोला, जो हमारे काम है ना, जो हमारे काम को आसान बना दे वो मशीन है। तो बच्चों कहते हैं पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ, धातु युक्त पदार्थ, पदार्थ को हम खनिज कहते हैं, को हम खनिज कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे हमें धातु मिल सकता है, हम उसे खनिज कहेंगे। बच्चों अब ये जो पदार्थ है ये कहां कहां मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं कि है ना, तो मैंने बताया कि धातु युक्त पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब बच्चों खनिज के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है, अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास 2-2 खनिज लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब मेरे पास 2 खनिज लेते हैं, 3 खनिज लेते हैं, है ना, 3 खनिज, है ना, 1 खनिज है ना, हम अब 3 खनिज लेंगे बच्चों, 1 खनिज, ध्यान दीजिएगा, 2 खनिज, अब हम 3 खनिज लेने वाले हैं, 2 खनिज, और ये है बच्चों तीसरा खनिज, ये है 3 खनिज, ध्यान दीजिएगा, 3 खनिज है मेरे पास, ठीक है। एक का नाम है A, एक का नाम है B, और एक का नाम है C। तीनों क्या हैं जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, तीनों क्या हैं? सर तीनों खनिज हैं, तीनों खनिज हैं। इससे बच्चों हमने इसको लेकर आया क्योंकि है ना, तीनों खनिज हैं क्योंकि तीनों में प्यारे बच्चों धातु हैं, इसमें भी धातु हैं, इसमें भी धातु हैं, और इसमें भी धातु हैं। तीनों में प्यारे बच्चों धातु हैं और तीनों ही हमारे खनिज हैं। ये भी खनिज हैं और ये भी खनिज हैं और ये भी क्या है? खनिज हैं। अब प्यारे बच्चों अब हमें इससे क्या निकालना है बताओ? अब इससे हमें क्या निकालना है? अब इससे हमें धातु निकालना है। पर जब हम इसको निकालने के लिए आए बच्चों, तो इससे हमें है ना, इससे हमें बहुत कम धातु मिला, बहुत कम धातु मिला, बहुत कम धातु मिला। इससे हमें क्या मिला बच्चों? बहुत कम धातु मिला। और ये वाला जो खनिज है, इससे हमने जब पिघला करके, इसको पिघला करके, धो करके, जैसे बोलो, इससे हमने निकाला तो बच्चों ज्यादा निकला। क्या निकला? ज्यादा निकला, ठीक है ना, ज्यादा निकला, ज्यादा निकला धातु, इससे ज्यादा धातु निकला। और यहां पर भी बच्चों, यहां पर भी ज्यादा धातु निकला, ज्यादा धातु निकला, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन इसको निकालना बच्चों क्या था? कठिन था। इसको निकालना बहुत कठिन था, यानी इसको निकालने में ऐसा मान के इतना कठिन था कि इसको निकालने में ज्यादा खर्च हो गया। इसको है ना, इससे धातु निकालने में ज्यादा खर्च हो गया, ठीक है ना, ज्यादा खर्च हो गया। जबकि यहां पर भी बच्चों ज्यादा धातु निकला, लेकिन इसको निकालना क्या था बताओ? इसको निकालना क्या था? आसान था। क्या था? आसान था। और बच्चों निकालने में कम खर्च हुआ, कम खर्च हुआ। तो बच्चों ये बताओ, अब आपने 3 कंडीशन देखा कि 3 हमारे पास खनिज थे। एक ऐसा खनिज था जिससे बच्चों बहुत कम धातु निकला, एक ऐसा खनिज था जिससे बहुत धातु निकला, लेकिन इसको निकालना बहुत कठिन था और इसको निकालने में बहुत पैसा खर्चा हो गया। एक तीसरा कंडीशन था जिसमें ज्यादा धातु निकला और आसान भी था निकालना और कम खर्च भी हुआ। तो बच्चों इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है बताओ? इसमें सबसे अच्छा कौन सा है ना, सबसे अच्छा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे अच्छा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पहले बच्चों सी नंबर जो ऑप्शन है ये सबसे अच्छा था, क्योंकि इससे ज्यादा धातु भी मिला हमें और
आसानी से भी मिल गया और कम खर्च भी हुआ। तो प्यारे बच्चों इसी का हमने नाम दिया, इसी का नाम क्या दिया जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। इसी को क्या कहा जाता है बताओ, है ना, वैसे खनिज जिसमें भरपूर मात्रा में धातु हो और जिसे निकालना आसान हो और जिसको निकालने में कम खर्च आता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग अयस्क कहते हैं, इसी को अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं। सर कैसे होगा, ये भी तो खनिज है, अयस्क बोल के दिखा दो। नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चों ये कम धातु देता है। ये भी तो खनिज है, क्या हम इसको अयस्क बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं सर, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा है। अयस्क हम उसी को बोलेंगे जिसमें ज्यादा धातु हो, आसानी से निकल जाए और प्यारे बच्चों कम खर्च हो, इसी को हम अयस्क कहेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या सभी अयस्क खनिज हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सभी अयस्क खनिज हैं। हाँ सर, जितने भी अयस्क हैं वो पहले तो खनिज होना ही चाहिए, खनिज होंगे तभी तो अयस्क बने हैं। तो बच्चों याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए याद रखना, नोट दे करके कि सभी खनिज, क्या याद रखना, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, अयस्क नहीं हो सकते, परंतु जितने भी अयस्क कहला जाएंगे, परंतु सभी अयस्क, क्योंकि अयस्क वो तभी बने जब वो पहले खनिज थे, परंतु सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज होते हैं। इस बात को कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको दिल से याद हो गया। एक बार दिल का, है ना, दिल बनाकर मुझे भेजें कि गुरुजी हमें ये पूरे दिल से याद हो गया, जल्दी कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी मुझे ये पूरे दिल से ये मुझे याद हो गया। यस सर मुझे पूरे दिल से याद हो गया, बहुत अच्छे से याद हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। इसे हम अयस्क कहते हैं। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा अयस्क किसे कहते हैं, लिखिए बच्चों, परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, अयस्क किसे कहते हैं। क्वेश्चन आ गया, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क की परिभाषा दें, या फिर अयस्क किसे कहते हैं। तो बच्चों लिखिए परिभाषा फटाफट से अपनी कॉपी में, अयस्क की परिभाषा। तो क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, वैसे खनिज, क्या लिखेंगे बच्चों, वैसे खनिज जिसमें, है ना, जिसमें वैसे खनिज जिसमें धातु के कण अधिक मात्रा में उपस्थित हो, एवं उन्हें आसानी से, है ना, उपस्थित हो। वैसे खनिज जिसमें धातु के कण अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उन्हें कम खर्च करके आसानी से निकाला जा सके, अयस्क कहलाते हैं बच्चों, अयस्क कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए बॉक्साइड है, क्या है, बॉक्साइड। पहले बच्चों बॉक्साइड ध्यान दीजिएगा, दो तरह से ना, बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड का क्या होता है परिभाषा, Al2O3 इंटू 2H2O। जैसे क्या लिखा हमने, ये है बॉक्साइड, और एक है बच्चों मिट्टी, क्या है, एक है बॉक्साइड, एक है मिट्टी। मिट्टी क्या होता है, तो बच्चों Al2O3 इंटू में 2SiO2 इंटू में 2H2O, ये है मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, एक हमने लिखा बच्चों बॉक्साइड और एक हमने लिखा मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, एक हमने लिखा बच्चों बॉक्साइड और एक हमने लिखा मिट्टी, है ना, एक लिखा बॉक्साइड, एक लिखा मिट्टी। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये दोनों ही खनिज हैं, ये दोनों से क्या मिल सकता है ना, ये दोनों से हमें क्या मिल सकता है, एल्युमिनियम। क्या मिल सकता है, इन दोनों से
है ना, इन दोनों से हम एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हम लोग मिट्टी से प्राप्त करते हैं? क्या मिट्टी से प्राप्त? नहीं सर, क्योंकि इससे सबसे पहली बात एल्युमिनियम कम प्राप्त होगा, दूसरी बात बच्चों इसको निकालना बहुत कठिन होगा, और तीसरी बात ये बहुत खर्चीला होगा, ये बहुत खर्चीला होगा। तो जैसे में सिर्फ हम लोग ये लिखेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये याद हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी मुझे याद हो गया। सर मुझे याद हो गया, बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको याद हो गया कि सर वैसे खनिज जिसमें धातु के कण अधिक मात्रा में उपस्थित हों तथा उन्हें कम खर्च करके आसानी से निकाला जा सके, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। ठीक है कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये 100% प्यारे बच्चों याद हो गया है? ठीक है, अगर देखो कोई भी परिभाषा ऐसा हो जो आपको रटना पड़े, जो आपको रटना पड़े, समझो प्यारे बच्चों वो परिभाषा आपको कभी याद नहीं होगा। ठीक है ना, रटना नहीं पड़े, अपने आप निकल रहा है अंदर से, अपने आप। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। द कैंडिडेट्स आर गिव देयर आंसर इन देयर, ना, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड, अपने शब्दों में लिखना है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास क्या है गुरुजी? अब मेरे पास है, अब मेरे पास आ गया है, अब मेरे पास क्या आ गया है गुरुजी? मेरे पास अयस्क है। ये क्या है बताओ? अयस्क। अब क्या है आपके पास बताओ? अयस्क। मेरे बच्चों अब आपके पास है अयस्क, है ना? अब क्या है? अयस्क है आपके पास। बच्चों अगर हम देखें तो मुख्य रूप से अयस्क 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना, अयस्क अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से बताओ? या तो अयस्क बच्चों ऑक्साइड होंगे, या तो अयस्क क्या होंगे? ऑक्साइड होंगे। जैसे मान के चलो ऑक्साइड होंगे, जैसे ZnO, तो यहाँ क्या? जिंक ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, या तो अयस्क बच्चों ऑक्साइड होते हैं, या तो अयस्क अगर हम देखें अयस्क बच्चों कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट होते हैं, जैसे कि CaCO3 तो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। तो या तो अयस्क प्यारे बच्चों ऑक्साइड होते हैं, या तो अयस्क कार्बोनेट होते हैं, या तो अयस्क सल्फाइड होते हैं। क्या होते हैं? सल्फाइड, है ना, सल्फाइड होते हैं। क्या होते हैं? सल्फाइड होते हैं। जैसे ZnS तो क्या बोलेंगे? जिंक सल्फाइड, है ना, FeS फेरस सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड। तो अयस्क 3 तरह के होते हैं। बताओ कौन कौन सा? या तो ऑक्साइड होंगे, या तो अयस्क कार्बोनेट के रूप में होंगे, या तो प्यारे बच्चों सल्फाइड के रूप में। तो 3 तरह के हमारे अयस्क होते हैं। तो उन तीनों अयस्क को हमने यहां पर रखा। बच्चों अब हमें अयस्क पर हम आ चुके हैं। इसके पहले वाले क्या थे? इसके पहले क्या थे बताओ? सर इसके पहले तो खनिज था। खनिज जिस पदार्थ में, है ना, जिस पदार्थ में धातु के कण पाए जाएं उसे खनिज कहते हैं, और जिस खनिज में धातु के कण अधिक मात्रा में हो और जिसे आसानी से और कम पैसे में निकाल सके वो हमारा अयस्क होता है। अब प्यारे बच्चों अयस्क में हम देखते हैं क्या, जब हम लोग अयस्क को उठाते हैं तो क्या बच्चों इसमें सभी 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 जरूरी पदार्थ ही होगा? बताओ क्या अयस्क में सभी हमारे काम के पदार्थ ही होगा, काम का ही पदार्थ होगा, या कुछ फालतू पदार्थ होगा? बताओ। कुछ बच्चों फालतू होगा ना, जैसे मान के जो काम का है हम उसे कहते हैं शुद्ध। क्या बोलते हैं? शुद्ध। ठीक है ना, और जो काम का नहीं है हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अशुद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्ध। ठीक है ना, एक तो जो काम का है हम उसे शुद्ध बोलते हैं, और जो एक काम का नहीं है, ठीक है ना, जो हमारे काम का नहीं है हम उसे, सर SO4 होगा। कहां पर SO4 होगा? ठीक है, जो हमारे काम का नहीं है हम उसे क्या बोलेंगे? अशुद्ध बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? अशुद्ध। तो 2 तरह के पदार्थ होते हैं। अब याद रखिएगा, अब एक नया शब्द आपको सुनने का मिलेगा बच्चों। ठीक है, उसके पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक उससे पहले एक शब्द है बच्चों, उससे सर 5 तरह के होते हैं। देखो बच्चों 5 तरह के होते हैं, हमने मुख्य बोला है। 5 तरह में अगर आप चाहेंगे तो फास्फेट अयस्क भी होता है ना, हेलाइड अयस्क भी होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, फास्फेट और हेलाइड अयस्क भी होता है। कुल 5 तरह के होते हैं। मैंने मुख्य रूप से बोला था, आपने नहीं सुना था शायद बच्चों, माफ कीजिएगा। 5 तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 3 तरह के ज्यादातर हम लोग देखते हैं। 5 ऐसे होता है, हेलाइड अयस्क और फास्फेट अयस्क। बच्चों चलो लिख देते हैं, हेलाइड अयस्क और बच्चों फास्फेट, है ना, फास्फेट अयस्क। फास्फेट अयस्क होता तो कुल 5 है, लेकिन बच्चों मुख्य रूप से हमने बोला कि 3 तरह के अयस्क आपको देखने को मिलते हैं। एक शब्द है बच्चों जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है जिसको आपको समझना है, नाम है उसका धातु कर्म। क्या नाम है? धातु कर्म किसे कहते हैं?
क्या नाम है बच्चों? धातु कर्म। कोई बच्चा बता सकता है कि धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों कि धातु कर्म किसे कहते हैं, जल्दी से। तो कहते हैं धातु कर्म कुछ भी नहीं है बच्चों, जो हमारे पास अयस्क है उससे धातु निकालने की जो विधि है उसी को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास हमने दिया है अयस्क, ठीक है। अब इस अयस्क को आप क्या करेंगे? इसको धो दीजिए, इस अयस्क को आप मतलब आग में तपा दीजिए, इस अयस्क के साथ जो भी करना है कीजिए, लेकिन करके इससे क्या बाहर करना है? इससे आपका मुख्य उद्देश्य क्या निकालना है? इससे धातु प्राप्त करना ही आपका मुख्य उद्देश्य है। इससे धातु पदार्थ प्राप्त करना ही आपका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कितना प्यारा सा कमेंट आया एक बच्चे का, है ना। क्या नाम है आपका? टॉपर, है ना, टॉपर भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कहते हैं तो जो अयस्क हमें मिला उससे जो हम धातु प्राप्त करेंगे उसी को, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? धातु कर्म, ठीक है ना। क्या करेंगे कि अयस्कों से धातु प्राप्त करने की, है ना, अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को, है ना, करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं ना। करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये शब्द याद हो गया? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये 100% याद हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखें कि सर याद हो गया। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आपको याद करना पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है, सर क्या है कि जो आपको अयस्क मिला था उससे जो है ना, उससे धातु जो आप निकालेंगे उसमें जो जो विधि आप अपनाएंगे इस विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को ही धातु कर्म कहते हैं। या बच्चों आप कह सकते हैं जैसे बुक में लिखा है कि धातु अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, है ना, हमने डायरेक्ट लिख दिया। यहां पर दो शब्द आप यूज कर सकते हैं, एक होता है निष्कर्षण, है ना, निष्कर्षण, है ना, एक शब्द है निष्कर्षण और दूसरा है उनके शोधन। निष्कर्षण एवं शोधन, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। यस, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट में थे कि हमने बोला कि जब हमें अयस्क मिला तो इसमें कुछ बच्चों कुछ अशुद्ध पदार्थ भी होंगे, है ना, कुछ अशुद्ध पदार्थ भी होंगे, बोलो हाँ। कुछ पदार्थ होंगे जिसका काम होगा हम उसे शुद्ध मान लेते हैं, और जो फालतू है, जो किसी काम का नहीं है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे अशुद्ध में कहते हैं, अशुद्ध। जैसे मान के चलिए प्यारे बच्चों, आप कभी आलू उखाड़े हैं? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। जब हम आलू उखाड़ते हैं तो साथ में बहुत सारे मिट्टी भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मिट्टी भी आ जाते हैं। तो फिर हम आलू को धो देते हैं तो सारा मिट्टी अलग हो जाता है। तो वो जो अशुद्ध पदार्थ था, जो किसी काम का नहीं था, उसी को प्यारे बच्चों हम गेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम गेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेंग, है ना, उसी को हम लोग गेंग बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गेंग किसे कहते हैं, इसका हिंदी एक नाम बच्चों मैंने खोज के रखा था, है ना, गेंग, और इसका एक हिंदी नाम था बच्चों औघात्री। क्या बोलते हैं? औघात्री बच्चों, औघात्री। ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि गेंग किसे कहते हैं तो कहना है प्यारे बच्चों, क्या कहना है बताओ? गेंग किसे कहते हैं? तो है ना, तो अयस्क में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ, बालू, कंकड़, मिट्टी आदि मिश्रित होते हैं, जिसे गेंग कहलाते हैं। ठीक है। तो बच्चों लिखो गेंग किसे कहते हैं। पूछा जाए कि गेंग किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? गेंग या औघात्री। औघात्री पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? तो बताइए आंसर क्या होगा? किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या होगा, है ना, अयस्कों में जो है ना, अयस्कों में जो अवांछनीय पदार्थ भी आप कह सकते हैं, अशुद्ध पदार्थ, अयस्कों में जो अवांछनीय पदार्थ पाए जाते हैं, अवांछनीय या ब्रैकेट में दो अशुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं, जाते हैं, कॉमा क्या कहलाते हैं? कॉमा गेंग कहलाते हैं। कॉमा प्यारे बच्चों गेंग कहलाते हैं। कितने बच्चों को याद हो गया? हाथ उठाओ जल्दी से।
ठीक है ना। जैसे बच्चों बालू हो गया, कंकड़ हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे गेंग कहलाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको गेंग प्यारे बच्चों अच्छे से याद हो गया कि सर हम समझ गए गेंग क्या होता है, यानी जो अयस्क मिला उसमें जो भी अशुद्ध पदार्थ है हम उसे गेंग कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, गेंग कहते हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब कई बार क्या होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा अयस्क जो हमें मिलता है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, उसको तोड़ के छोटा छोटा करना पड़ता है, ठीक है, जिसको बच्चों सांदलन, एक शब्द है, सांदलन किसे कहते हैं। आइए बच्चों समझते हैं। मान के चलो कि आपको इतना बड़ा अयस्क मिला है, इतना बड़ा अयस्क है ना, ये बच्चों मान के चलो पहाना पत्थर की तरह ये बड़ा अयस्क है, इसमें बहुत सारे धातु हैं, ये मिला है आपको और इसमें बहुत सारे धातु हैं। तो क्या बच्चों, क्या हम इतने बड़े अयस्क से क्या हम डायरेक्ट धातु प्राप्त कर लेंगे या नहीं सर? पहले हम इसको तोड़ेंगे, पहले हम इसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो पहले बच्चों अगर आपको है ना, एक है ना, आपको क्या मिला है, अयस्क मिला है और वो बहुत बड़ा टुकड़ा है उसका, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की विधि को, तोड़ने को ही सांदलन कहते हैं। सांद्रन नहीं, सांदलन। क्या बोलते हैं बच्चों? सांदलन, ठीक है ना। शायद आपके बुक में ये है ना, ये वाला नहीं दिया है, सांदलन किसे कहते हैं। अगर पूछा जाए सांदलन किसे कहते हैं, तो पहले बच्चों जो अयस्क होते हैं बड़े बड़े टुकड़े में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो विधि है, तोड़ने की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सांदलन कहते हैं। तो पहले बच्चों पूछा जाएगा कि अयस्कों का सांदलन किसे कहते हैं ना, अयस्कों का सांदलन किसे कहते हैं। तो लिखिए बच्चों कॉपी में कि अयस्कों का सांदलन किसे कहते हैं, है ना, सांदलन किसे कहते हैं। तो लिखिएगा उत्तर अपने मन से, उत्तर लिख दीजिए अपने मन से, लिखिएगा बच्चों कि है ना, अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़े को, अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़े को, है ना, बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना, टुकड़ों में तोड़ना, है ना, टुकड़ों में तोड़ने की विधि को अयस्कों को, है ना, विधि को अयस्कों का सांदलन कहते हैं, अयस्कों का सांदलन कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको 100% याद हो गया, बताइए? 100%। पहले बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको याद करना पड़ रहा है कोई चीज, है ना, तो समझिए दिक्कत है ना। और वो आप कितना दिन याद रख पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर तो आप भूल ही जाओगे, है ना, बच्चों, ठीक है ना। तो कभी भी उस चीजों पर, है ना, उन चीजों पर मत जाइए जिसको आप रटना पड़ रहा है, जिसको रटते रटते माथा पागल हो रहा है। नहीं बच्चों, अपने से नहीं। सांदलन क्या है आप समझ गए, और खुद से लिखो बच्चों। किसी देखो किसी भी बुक से रटोगे नहीं याद हो पाएगा भाई, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, नहीं याद हो पाएगा। हाँ, हो सकता है आप ऐसे पढ़ के मैट्रिक पास कर सकते हैं, इंटर पास कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बच्चों बिना मतलब किसी बुक से सीधा रट करके आप कोई बड़ा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं बच्चों। जब हम किसी चीज को देख देख करके बस एक ही चीज को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और ऐसे में आपका दिमाग बढ़ रहा है। खुद से लिख रहे हैं कि अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की विधि को अयस्कों का सांदलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांदलन। सांद्रन नहीं, सांदलन। सांद्रन भी होता है, वो बच्चों अलग हम लोग फिर से पढ़ेंगे। बढ़ जाए, चलो बच्चों अब आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बच्चों सांद्रन किसे कहते हैं? सांद्रन। अब हम लोग समझते हैं सांद्रन। बच्चों अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है? अयस्क है। ये क्या है? अयस्क है। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, आपको समझना है। ये क्या है? अयस्क है। अब अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि इस अयस्क है और इसके ऊपर में बालू है। इसमें क्या है? बालू है। इसमें क्या है बच्चों? इस अयस्क में जो भी अयस्क है इसके ऊपर में मान लेते हैं कि बालू लगा है और मिट्टी है। बच्चों क्या है? बालू है और क्या है? मिट्टी। ये अयस्क है जिसमें क्या लगा है? बालू लगा है और मिट्टी। ठीक है, अब बालू लगा है और मिट्टी लगा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके ऊपर में हम पानी देंगे। क्या देंगे? पानी। जब हम इसके ऊपर पानी देंगे बच्चों, पानी देंगे, पानी इसके ऊपर में देंगे, तो इससे क्या बाहर होगा बताओ? जब हम इसके ऊपर में पानी छोड़ेंगे, जब इसके ऊपर पानी छोड़ेंगे तो इससे क्या बाहर हो जाएगा? तो सर जब इसके ऊपर हम पानी छोड़ेंगे तो जितना भी मिट्टी है और जितना भी बालू है सभी बाहर हो जाएगा। और इस चीज को यानी अशुद्ध पदार्थ को, है ना, यानी कि उसको ना उससे अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना, अशुद्ध पदार्थ को बाहर। सांद्रन आपने समझा कि सांद्रन मतलब बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, सांद्रन कहलाता है। लेकिन अयस्क से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना और शुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना,
अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना, अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना मेरे बच्चों सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्रण। ठीक है ना, सांद्रण कहलाता है। तो मेरे बच्चे हम इसे सांद्रण कहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? सांद्रण। आप हमेशा कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, क्वेश्चन तो 100% बनेगा। तो बच्चों अब हम लिखेंगे अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं। लिखिए आंसर, अपने से लिखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने से लिखो। अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं, है ना बच्चों? अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं? तो जल्दी से आंसर भरिएगा, है ना, आंसर लिखिएगा अपने कॉपी में। अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं? आप सभी को पता है अयस्कों का सांद्रण पूछा है, तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे अयस्कों से, क्या बोलेंगे? अयस्कों से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना। अयस्कों से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालने ना, अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालने की विधि को ना, बाहर निकालने की विधि को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को, विधि को या क्रिया को, निकालने की क्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो निकालने की विधि को सांद्रण कहते हैं। ठीक है ना। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने मन से लिख रहे हैं, आपको पता ना, आपको लग ही नहीं रहा है कि मतलब कि हम चीजों को रट रहे हैं, चीजों को ये वो, कुछ भी नहीं, और कोई भी परिभाषा पहले से भी नहीं है। हम जो अभी आपके सामने जैसे कर रहे हैं प्रोसेस, वैसे हम लिख रहे हैं। तो बच्चों अयस्कों से शुद्ध पदार्थ, है ना, माफ कीजिएगा, अयस्कों से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। ये 100% आपको याद हो गया। तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई ये चीजें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें बाद ना हमने क्या कर दिया, अशुद्ध पदार्थ को बाहर कर दिया। पहले बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया कि जो अशुद्ध पदार्थ थे वो गेंग कहलाए, और उसको बाहर करने का प्रोसेस क्या कहलाया? अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ थे उसे हम लोग गेंग कहे, और उसको बाहर करने को हम लोग सांद्रण कहे। बड़ा पदार्थ था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए। तोड़ने से प्यारे बच्चों, तोड़ करके हमने सांदलन कहलाया। तोड़ने का क्रिया सांदलन कहलाया। तो क्या बच्चों, अब हमें धातु मिल गया कि और भी काम बाकी है। धातु मिल गया कि और भी काम बाकी है। गुरुजी धातु भी नहीं मिला है, अब हमारे पास जो बचा है, ठीक है, अब हमें धातु अभी और प्राप्त करना है, अभी हमें और धातु प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास लेते हैं। अब हमने आपको बताया था कि देखो कुल ऐसे 5 तरह के अयस्क होते हैं, लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया कि मुख्यतः 3 होते हैं, उसके पीछे रीजन था, ध्यान दीजिएगा। अब हमने बताया कि मुख्यतः 3 हैं। तो यहां पर जो अयस्क हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर जो अयस्क हैं, ये अयस्क बच्चों हमने लिया इसमें, यहां पर जो अयस्क हैं ये है सल्फाइड, है ना, सॉरी, ये जो अयस्क हैं ये हमारे पास ऑक्साइड, ये क्या है, ये हमारे पास ऑक्साइड हैं। और प्यारे बच्चों कार्बोनेट अयस्क हैं, क्या है, कार्बोनेट, या फिर यहाँ पर ऑक्साइड के जगह पर एक दूसरा नाम यूज कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, इसके जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों, इस पर हम लोग कर सकते हैं, एक सेकेंड, हाइड्रेट ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क है ना। तो प्यारे बच्चों ये हाइड्रेट ऑक्साइड है, ये क्या है, हाइड्रेट, है ना, हाइड्रेट ऑक्साइड है ये प्यारे बच्चों, हाइड्रेट ऑक्साइड है, जिसमें प्यारे बच्चों OH या जिसके लास्ट में H2O लगा होगा वो है, और कार्बोनेट है, प्यारे बच्चों इधर जो हमारे पास देख रहे हैं आप, इधर जो अयस्क देख रहे हैं ये बच्चों सल्फाइड अयस्क हैं। ये कौन सा अयस्क है बताइए, ये कौन सा अयस्क है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो ये सल्फाइड अयस्क हैं, मतलब इसमें हमेशा S लगा ही होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास सल्फाइड अयस्क हैं। तो प्यारे बच्चों मुख्य रूप से हमने बताया कि अयस्क को हमने 2 पार्ट में बांटा, एक है हाइड्रेट ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क, और इधर है सल्फाइड अयस्क, यानी जिसमें S पाए जाते हैं किसी भी हाल में। यहाँ पर O है ना, यहाँ पर कार्बोनेट बच्चों यानी CO3, ठीक है ना, यहाँ पर प्यारे बच्चों H2O या OH पाए जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों से हमें धातु प्राप्त करना है, क्योंकि बच्चों धातु प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इन दोनों से हमें क्या प्राप्त करना है बच्चों बताइए, तो सर धातु प्राप्त करना है बच्चों। इसको अब हम इसको गर्म करेंगे, अब इसको क्या करेंगे हम बताइए, अब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। आइए हम इसको गर्म करते हैं। तो बच्चों जब हम इसको गर्म करेंगे तो थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा रहे हैं यहां से, तो हम इसको गर्म करेंगे। तो पहले बच्चों हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें आग लगाना होगा, तो लीजिए हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं ना,
हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों, और यहां पर भी हम इसको गर्म करेंगे, सॉरी ना, अब यहां पर भी इसको गर्म करेंगे। और जब इसको हम गर्म करेंगे तो प्यारे बच्चों गर्म करने से इसको यहां पर इसको हम लोग करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति, तो इसको गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे। अनुपस्थिति मतलब जितना वायु चाहिए उतना वायु ना दे करके उसको थोड़ा कम वायु देंगे, और इसको गर्म करेंगे बच्चों वायु की उपस्थिति में। कहां गर्म करेंगे बताओ? वायु की उपस्थिति में। तो एक गर्म होगा वायु की अनुपस्थिति में और एक गर्म होगा वायु की यानी कि इसमें वायु भरपूर मात्रा में होगा, यानी इसमें हम कह सकते हैं इसमें पूरा वायु होगा, पूरा वायु ठेठी भाषा में, और इसमें कम वायु, इसमें कम वायु होगा, कम वायु होगा। ये कौन सा अयस्क है गुरुजी? ये हमारे हाइड्रेट ऑक्साइड अयस्क है, ऑक्साइड है, और दूसरा है मेरे बच्चे कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट है ना। और इसका जो अयस्क है, इसका जो फॉर्मूला है, इसमें सल्फाइड अयस्क है, ये सिर्फ सल्फाइड अयस्क के लिए है। अब बच्चों अब इसको कितना गर्म करेंगे? इसको गर्म करेंगे इसके द्रव्यनांक से कम। द्रव्यनांक समझते हैं, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ गलना शुरू कर दे वो उसका द्रव्यनांक कहलाता है। अगर बच्चों ज्यादा गर्म कर देंगे तो फिर गल जाएगा, तो गलाना भी नहीं है, तो गलनांक से कम। क्या लिखेंगे बच्चों? गलनांक से कम ताप पर, है ना, गलनांक से कम ताप पर, कम ताप पर, कम ताप पर, है ना, गलनांक से कम ताप पर गर्म करके, है ना, गर्म करके, गलनांक से कम ताप पर गर्म करके जो भी हमारे पास धातु है उसका ऑक्साइड प्राप्त करना, है ना। कहते हैं कि गलनांक से कम ताप पर गर्म करके धातु के, है ना, धातु के ऑक्साइड प्राप्त करना, धातु के ऑक्साइड प्राप्त करना है यहाँ पर। और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों कहते हैं कि यहाँ पर भी गलनांक से कम ही करना है। तो भर्जन के बारे में लिखा गया है, भर्जन के बारे में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर भी बच्चों कहते हैं कि गलनांक से कम ताप पर, गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना है, ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ऑक्साइड में परिवर्तित करना। यहां पर हमारा ये मकसद है और हमारा पर, है ना, यहां पर हमारा ये मकसद है। इसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है बताइए? आप लोग सोच लिए होंगे और मन ही मन आप लोग बहुत मुस्कुरा रहे होंगे, सर समझ रहे हैं आप क्या बता रहे हैं। इस प्रोसेस को मेरे बच्चे क्या कहते हैं बताना? इस पार के प्रोसेस को, है ना, इस पार के प्रोसेस को क्या कहते हैं बाएं साइड में, और दाएं साइड के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छापिएगा बहुत तेजी से, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे इस तरफ के जो प्रोसेस हैं हम इसे बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं मेरे बच्चे बताओ? इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस वाले को, और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे सर इस वाले प्रोसेस को निस्तापन बोलते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे इस वाले प्रोसेस को निस्तापन बोलते हैं ना, इस वाले प्रोसेस को निस्तापन कहते हैं। जहां पर प्यारे बच्चों, जहां पर हाइड्राइट ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, और यहां पर बच्चों सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और इसे बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों? भर्जन, इसे बोलते हैं भर्जन, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों एक होता है निष्पादन और एक होता है भर्जन, एक होता है बच्चों निस्तापन, एक होता है भर्जन। निस्तापन को अंग्रेजी में प्यारे बच्चों, निस्तापन को अंग्रेजी में, है ना, क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं, कैल्सिनेशन। और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टिंग बच्चों। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। तो एग्जाम में आप लोगों ने कितने बच्चों ने देखा है कि सर निस्तापन पूछा जाता है और भर्जन पूछा जाता है? तो आइए बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि निस्तापन किसे कहते हैं। पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों निस्तापन से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, अयस्कों के निस्तापन से, या फिर निस्तापन किसे कहते हैं ना, अयस्कों के निस्तापन से आप क्या समझते हैं? अयस्कों के निस्तापन से आप क्या समझते हैं? निस्तापन से आप क्या, निस्तापन है ना, निस्तापन कैल्सिनेशन, ठीक है ना। अयस्कों के निस्तापन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं?
तो मेरे बच्चे क्या आप अपने से लिख सकते हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर खुद से लिख सकते हैं। अपने से लिख सकते हो क्या? यस सर लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? तो लिखेंगे इस विधि में ना, है ना, यह अयस्कों से धातु को प्राप्त करने की एक विधि है। और आपसे पूछा जाए ना कि अयस्कों के निस्तापन से आप क्या समझते हैं, तो लिखना है बच्चों, यह लिख सकते हैं ना, यह, अरे क्या हो गया भाई, यह अयस्कों से, अपनी भाषा में लिखो, कहीं पर कुछ हो रहा है लगता है, कुछ ईटी उटी बैठ रहा है क्या? यह अयस्कों से धातु प्राप्त करने की एक विधि है, प्राप्त करने की एक विधि है, करने की एक विधि है, विधि है। इस विधि में क्या लिखेंगे बच्चों कि इस विधि में पहले लिखो अयस्कों का ना, इस विधि में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में, उपस्थिति अनुपस्थिति बताओ, वायु की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तो कहते हैं गुरुजी कि यह अयस्कों से धातु प्राप्त करने की एक विधि है। इस विधि में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, है ना, उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक, अच्छा गलनांक नहीं द्रवनांक बोल सकते हैं, सॉरी द्रवनांक, उसके द्रवनांक से कम ताप पर, द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करके कहते हैं कि इस विधि में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करके अयस्कों में, गर्म करके, है ना, गर्म करके उनके, है ना, गर्म करके धातुओं के अयस्क, ना, धातुओं के ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है, धातुओं के ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है, में परिवर्तित या फिर बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, क्या जाता है। यह विधि, ये भी लिख देना कि यह विधि, ये भी लिख सकते हैं कि यह विधि हाइड्रेट, है ना, यह विधि हाइड्रेट ऑक्साइड, है ना, यह विधि हाइड्रेट ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए, कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता है, कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता है। पहले बच्चों आंसर बड़ा होगा या छोटा ये आप पर डिपेंड करता है, और सारा कुछ हमने समझ करके वहां से लिखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कहीं से मतलब रट करके लिखे हैं। बताओ क्या लिखे हैं, पढ़ो, है ना, देखो पढ़ के क्या लिखे हैं। लिखे हैं बच्चों कि यह अयस्कों से धातु प्राप्त करने की एक विधि है। इस विधि में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में, देखो सबसे मेन पॉइंट है, वायु की अनुपस्थिति में द्रवनांक से कम ताप पर, इसको भी ध्यान रखना, द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करके धातुओं के ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। यह विधि हाइड्रेट ऑक्साइड, है ना, हाइड्रेट ऑक्साइड एवं बच्चों कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लगता है कि सर मैं इसको लिख सकता हूं? एक बच्चा कह रहा है सर नहीं समझ में आया। क्या समझ में नहीं आया? मैंने आपको बताया बच्चों कि जो अयस्क है उसको, उससे अशुद्ध पदार्थ को निकाल कर अब उसको गर्म करना है, कम वायु की उपस्थिति, ना, मतलब ज्यादा वायु नहीं देना, कम वायु में उसको गर्म करना है, और गर्म करके उससे धातु, मतलब उसको धातु के ऑक्साइड में बदलना है। जैसे कि मुझे आयरन चाहिए तो FeO, ना, FeO में बदल जाएगा। जैसे मुझे कॉपर तो CuO में बदल जाएगा। ठीक है, ये सर हम लिख देंगे, काहे नहीं लिखेंगे? यहां समझिए कि इस विधि में अगर इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये वाला, है ना, ये वाला लाइन आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। ऐसे भी देखो, इस विधि में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करके धातुओं के ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। यह विधि हाइड्रेट ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता है। बस हो गया, इतना सिंपल है बच्चों, इतना सिंपल है, क्या बात करते हैं? ठीक है, इतना आसान है बच्चों। आप कहीं से याद करोगे तो बहुत दिक्कत होगा बच्चों, बहुत दिक्कत होगा याद करने में। और ये चीजें मैंने अपने से आपको लिखकर बताया है। क्या मैं बच्चों, मुझे कोई शौक नहीं है लिखने का, पर मुझे बस ये है बच्चों कि आप, अगर मैं नहीं लिखूंगा खुद से तो आप परीक्षा में कैसे लिखोगे? आप खुद से लिखना है बच्चों आपको।
ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो बच्चों जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको हम लोग भर्जन कहते हैं। क्या होता है? भर्जन। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा हमारा? भर्जन किसे कहते हैं ना, भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन, भर्जन, रोस्टिंग है ना, रोस्टिंग बच्चों, रोस्टिंग किसे कहते हैं? भर्जन किसे कहते हैं? ठीक है, तो भर्जन भी बच्चों विधि है, लेकिन ये सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। तो लिखना, इसको शॉर्ट में लिख के दिखाता हूं बच्चों कि इस विधि में है ना, इस विधि में अयस्कों को इस विधि में अयस्कों को बताओ, वायु की उपस्थिति या वायु की अनुपस्थिति? जल्दी बताओ, है ना, जल्दी बताओ स्पीड में। ठीक है ना, इस विधि में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, वायु की पर्याप्त उपस्थिति लिख सकते हैं, फिर वायु की उपस्थिति लिख सकते हैं, वायु की उपस्थिति में उनके द्रव्यनांक से कम, अगर नहीं भी लिखना है तो उसको छोड़ सकते हैं, है ना, वायु की उपस्थिति में उनके द्रव्यनांक से कम लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है बुक में, है ना, उनकी उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके, उपस्थिति में राइट लिख दो, गर्म करके उपस्थिति में गर्म करके धातुओं के ऑक्साइडों में, या फिर धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। यह विधि केवल, बताओ किसके लिए? यह विधि केवल किसके लिए? यह विधि केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। यह विधि केवल सल्फाइड, है ना, सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है ना, यह विधि केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। तो बच्चों मैंने बोला कि इस विधि में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, सबसे मेन पॉइंट देखो, वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह विधि केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आपके एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, निष्पातन और भर्जन में अंतर लिखें। निस्तापन, माफ कीजिएगा, निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखें। भर्जन देखो आज के वो है ना, आज का क्वेश्चन बच्चों जो पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन बच्चों, खनिज की परिभाषा दें, की परिभाषा, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा बच्चों, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, खनिज अयस्क में अंतर लिखें, खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखें। अगर आपको लगता है हम सब लिख देना, अंतर लिखें बच्चों, अंतर लिखें। ये आपसे पूछा जाएगा बच्चों, है ना, कि गेंग किसे कहते हैं, गेंग किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन आता है ना, कि अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण बच्चों, सांद्रण किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। या धातु कर्म किसे कहते हैं, धातु कर्म किसे कहते हैं, ये पूछा जाए। या प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हो सकता है कि निष्तापन, है ना, निष्तापन को समझाइए। निष्तापन किसे कहते हैं, अगला हो सकता है कि भर्जन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि निष्तापन तथा भर्जन में अंतर, निष्तापन तथा भर्जन में अंतर, है ना, भर्जन में क्या पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा। ठीक है, निष्तापन तथा भर्जन में अंतर। मेरे बच्चों बताओ, है ना, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इन सभी का उत्तर खुद से लिखकर दे सकते हैं? जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन सभी का उत्तर खुद से दे सकते हैं कि यस सर हम बना लेंगे। एक चीज और छूट गया बच्चों, जिसको कहते हैं धातु मल। क्या बोलते हैं? धातु मल, है ना, धातु मल। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास अयस्क है। क्या है? अयस्क है। अब हमने इसको गलाया, इस अयस्क को प्यारे बच्चों हमने गलाया, आग लगा करके, ध्यान दीजिएगा, आग लगा करके हमने इसको गलाया, पूरा गल गया, है ना, पूरा इसको गलाने पर, आग लगा करके इसको गलाने पर पूरा गल गया बच्चों, लेकिन थोड़ा सा बच गया, है ना, थोड़ा सा बच गया। ये बच्चों ये ना, ये नहीं गल पाया, ये थोड़ा सा नहीं गला, है ना, ये प्यारे बच्चों नहीं गला, यानी कह सकते हैं ये, है ना, नहीं गला, ये थोड़ा सा, ये है बिना गला, है ना, बिना गला हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम अयस्कों को गलाते हैं और पूरा गल जाए और कुछ हिस्सा उसका नहीं गले, तो उसे हम क्या बोलेंगे?
कुछ हिस्सा न गले तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? अगर कुछ हिस्सा नहीं गलता है तो हम इसे बोलते हैं धातु मल। क्या बोलते हैं? धातु मल। धातु मल। तो याद रखिएगा कि अयस्कों को गलाने पर जो है ना, जो हिस्सा नहीं गलता है हम उसे अद्रवणशील है ना। कहते हैं कि द्रावणक अयस्क में से उपस्थित द्रवणशील के संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिसे धातुमल कहते हैं। द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। उपस्थित अद्रवणशील अपद्रवों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। धातुमल यह हल्का होने के कारण पिघली हुई धातु से तैरते हुए इसे हटा दिया जाता है। मेरे बच्चों छोड़ो, है ना, ये धातुमल, ये इसकी परिभाषा गलत है, ये है ना, ये इसकी परिभाषा सही नहीं है। इसमें कुछ और बताना होगा बच्चों सिर्फ, है ना। तो आपका दो चीज मैंने छोड़ दिया बच्चों, है ना। एक आपका मैंने क्या छोड़ा? आपका मैंने छोड़ा धातुमल और दूसरा बच्चों प्रगलन। तो कल हम इसको देखेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, मैथ भी पढ़ाना है बच्चों, ठीक है ना। तो दो चीजें मैंने अभी छोड़ा है, एक है धातुमल, कल याद दिला देना, धातुमल, और दूसरा है मेरे बच्चे, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है, एक है धातुमल, दूसरा है प्रगलन। दूसरा क्या है? प्रगलन। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ प्रमुख धातु का निष्कर्षण हम देखेंगे। प्रमुख धातु का निष्कर्षण कल हम देखेंगे, बहुत मजा आएगा। कल का क्लास बच्चों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। फिर मैथ का क्लास नहीं तो छूट जाएगा, ठीक है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल हम लोग कुछ प्रमुख धातुओं के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग धातुओं का संचारण पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का संचारण के बाद पढ़ेंगे हम लोग मिश्र धातु। क्या क्या बच गया है? कुछ प्रमुख धातु का निष्कर्षण, उसके बाद धातुओं का संचारण। क्या बचा है बताओ? धातुओं का संचारण, धातुओं का संचारण, धातु कैसे खराब होगा, संचारण। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु के बारे में, कुछ प्रमुख मिश्र धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक बचा है, मुझे लगता है कम से कम 1 से 2 दिन और लगेंगे। तो प्यारे बच्चों बताओ कैसा लगा क्लास आप सभी को, कितना समझ में आया, ठीक है ना। अभी प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 8 बज करके टेस्ट होगा मैथ का, 8 बज करके प्यारे बच्चों 25 मिनट में हम लोग मिलेंगे, 8:25 में, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों सब लोग खाना पीना खाकर, ना, खाना खाकर बैठना, खाना खाकर बैठना। मैथ का टेस्ट है, बहुत मजा आएगा ना, खाना खाकर बैठना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिला होगा बच्चों। हम थोड़ा सा पहले आते तो वो भी नहीं छूटता टॉपिक, ठीक है। थोड़ा पहले आते तो वो टॉपिक जो मेरा बच गया वो नहीं छूटता। एक टॉपिक बच गया ना, हाँ, 1-2 टॉपिक उसमें बच गया, वो नहीं छूटता बच्चों, माफ कीजिएगा, है ना। तो इतना प्यार दिया आप लोगों ने बच्चों, तो थोड़ा 10 सेकंड और देना। क्लास खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना आज का क्लास कैसा लगा। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो मैथ की क्लास में नहीं जुड़ेगा। आज मैथ की क्लास में बहुत आनंद आने वाला है। तो बच्चों अभी 10 मिनट के बाद आप सभी को मैथ की क्लास में जुड़ना है। वादा करो जुड़ोगे, यस और नो, जल्दी से प्यारे बच्चों, क्योंकि सब कुछ तो हो जाता है, आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन नंबर कम किस में आता है बताओ? कितना भी पढ़ लीजिए नंबर कम मैथ में ही आता है। मैथ को कितना भी पढ़ लीजिए फिर भी नंबर कम मैथ में आता है। इसलिए बच्चों हमें मैथ में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है ताकि हमें मैथ्स में नंबर अच्छे आने चाहिए, ताकि हमारा मैथ्स आगे काम आए। तो बच्चों आप सभी लोग वादा करो कि सब लोग अभी जुड़ोगे, अपने दोस्तों को भी जोड़ोगे, सबको लेके आना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। बाय बच्चों, ठीक है, बाय, ठीक है। अभी मिलते हैं मैथ की क्लास में। और कल मेरी मॉर्निंग में क्लास नहीं है बच्चों, सैटरडे संडे 2 दिन मैं मॉर्निंग क्लास नहीं लूंगा ताकि मैं आपको नोट्स दे सकूं, ठीक है। सब लोग आना, अभी बहुत मजा आएगा।